नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये आपके एसएससी CHSL 2024 के 10th जुलाई का शिफ्ट 3 यानी कि 31st शिफ्ट होने वाला है। टोटल आउट ऑफ 36 शिफ्ट, मुझे पहले लगता था 39 शिफ्ट है बट 36 शिफ्ट ही है। आपको क्या दिया गया है? डेटा किसका? सेल्स ऑफ बुक्स का। पहले प्रश्न में 5 अलग अलग ब्रांचेज में सेल्स ऑफ बुक्स का डेटा दिया गया। 5 अलग अलग ब्रांचेज कौन से? P1 P2 से लेके P5 तक, और उनका 2 सालों का डेटा दिया गया। ब्लू वाला 2015 और 2016 का ऑरेंज वाला। Okay, what percent of the average sales of branches P1, P3, 5 in 2016 is average sales of P1, P2, P3, 4 in 2000? यानी कि P1, P3, P5 का 2016 में जो एवरेज है उसका कितना परसेंट है P1, P2, P3, P4 का 2015 का एवरेज? तो सबसे पहले P1, P2, P3, P4 का 2015 यहां तक लेना है, P5 नहीं लेना है। 2015 का एवरेज लो इनका। 2015 का एवरेज 2015 यानी कि ब्लू वाला 85, 78, 163, 100, 263 और 90, 353। 353 बटे 4 एवरेज हो जाएगा। ये पूछा गया P1, P3, P5 का 2016 के एवरेज का कितना परसेंट है। तो पहले P1, P3, P5 का 2016 में एवरेज, तो 120 P1 का हो गया, P3 110, तो 120 और 110 230 हो गया, और P5 230 और 96 326, 326 बटे 3 इसका एवरेज हो गया। तो यही पूछा गया था 353 बटे 4, 326 बटे 3 का कितना परसेंट है बटे में उड़े से। जब डीआई वाले प्रश्न आए तो आपको बस दिमाग लगाना है और कैलकुलेशन करते टाइम हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखाना है, अदरवाइज लौट जाओगे। लौट जाने का मतलब कि आप गलती कर दोगे, एक बार गलती हुई तो फिर दोबारा करने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं और मोरल डाउन हो जाएगा। तो 3 गुड़े 353 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 4 गुड़े 326 हो जाएगा, और गुड़े का 100 हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब परसेंटेज निकालना है तो आप जो कट पिट रहा है काट दो। 25 से काटते थे, 4 से काटते हैं 25 आएगा, 25 से इसको काटेंगे, 25 का नाम 25, 7 76, 25 तिया 75, 13 के करीब रख लो। 13 से इसको काट दे, 13 पॉइंट समथिंग होगा, तो जो भी आंसर आएगा वो इससे छोटा आएगा, क्योंकि हमने 13 ही लिया है, 13 पॉइंट समथिंग ना लेके हर को थोड़ा छोटा किया तो आंसर बड़ा आना चाहिए। तो 13 से काटते 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया, और बचा कितना? 993, 13 सतह 91.1। अब 27 या 81.3 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। 81.3 से थोड़ा कम, यानी 81.3। क्लियर? अगले प्रश्न में क्या कहा गया? ज्योमेट्री का प्रश्न दिख रहा है। अगे एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें आर एस पी क्यू को एस पे इंटरसेक्ट करता है। क्यू आर की लंबाई दी गई, एस क्यू की लंबाई, आर एस की लंबाई दी गई। क्यू आर एस बराबर क्यू पी आर। तो आपको पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल पी आर एस का क्यू एस आर से। देखो मैं पहले एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल जिसमें पी क्यू पे कोई पॉइंट एस लेना है, यानी पी क्यू को हम नीचे लेते हैं, पी और क्यू, इस पे कोई पॉइंट एस लेते हैं, ठीक है। आर एस इसको ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये देखो, दिस वन इज आर और दिस वन इज एस, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिया गया? आपको कहा गया साइड क्यू आर दी गई, एस क्यू दी गई, आर एस दी गई। क्यू आर एस जो एंगल है, क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल, ये किस एंगल के बराबर है? क्यू पी आर के बराबर है, यानी इस वाले एंगल के बराबर है। आपको पता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्यू आर एस और पी एस आर में ये दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। सिमिलरली ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? ये एक्स हो गया। तो अपने आप ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, आर एस क्यू का भी पार्ट है और पी आर एस का भी पार्ट है। सिमिलरली अगर ये थीटा है, ये एक्स है, तो दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण यानी ये वाला कोण इस वाले ट्राइंगल के इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सिमिलरिटी क्या मिलेगी? ट्राइंगल पी, देखो ट्राइंगल पी 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 क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल पी के बराबर कौन सा कोण है? आर। देखो आर एस क्यू में आर इसके बराबर, क्यू की बराबर कौन सा कोण है? क्यू दोनों में कॉमन है, और इसकी जगह पे एस आ जाएगी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए मेरे भाई, तो आपको एक चीज पता है, आपको पता है कि ये सिमिलर जब हो गए तो सिंपल सी बात पता है कि इनके पेरीमीटर का रेशियो आपको नहीं निकालना, आपको निकालना है पी आर एस और क्यू एस आर के रेशियो, है ना। पी आर एस और क्यू एस आर के परिमाप का रेशियो निकालना। तो पहले हम पी क्यू आर का एरिया और आर क्यू एस के एरिया का निकालते हैं, यानी कि पी क्यू आर का एरिया पी क्यू बटे आर क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, बराबर पी आर बटे आर एस। हमें क्या पता है? हमें पता है क्यू आर और एस क्यू की वैल्यू, क्यू आर और एस क्यू की वैल्यू, क्यू आर और एस क्यू की वैल्यू ये वाली पता है, यानी इनके साइड्स का रेशियो आपके आ जाएगा। क्यू आर बटे एस क्यू की वैल्यू कितनी है? 36 बटे 27, तो ये 36 बटे 27 हो गया। और आपको आर एस भी पता है, तो पी आर की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बाकी हालांकि निकालने को नहीं दिया गया, ठीक है। यानी कि हमारे साइड्स का रेशियो आया 4:3, ठीक है। अब इनके एरिया का रेशियो अगर हम निकालने हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया और आर क्यू एस का एरिया,
क्या होगा एरिया का रेशियो, तो आप कहेंगे 4/3 अगर इनके भुजाओं का अनुपात है तो 16/9 इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि जो भुजाओं का अनुपात होता है उसी का वर्ग होता है एरिया का रेशियो। ये ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया अगर 16 है तो आर क्यू एस की 9 है, तो यहाँ से अगर आर क्यू एस 9 है तो ये कितना हो जाएगा 7, इसकी एरिया 7 हो गई। अब आपको क्या निकालना था, पी आर एस के परिमाप और क्यू एस आर के परिमाप। तो अगर पी आर एस की एरिया, ट्राइंगल पी आर एस की एरिया लिखें और बटे क्यू एस आर की एरिया लिखें, तो आप कहते हैं एक 7 है एक 9 है, ठीक है। तो अगर एरिया का रेशियो 7 रेशियो 9 है तो इनके परिमाप का रेशियो √7 रेशियो 9 हो जाएगा, यानी √7/3। हालांकि यहाँ 7 रेशियो 9 दिया गया है जो कि इनकी एरिया का रेशियो है, तो ये प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न गलत था, अदरवाइज यहाँ पे √7/3 आना चाहिए। राइट, क्लियर हो गया। एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक कार कोई डिस्टेंस 16 घंटे में ट्रेवल करती है। अगर 20 किलोमीटर से स्पीड बढ़ा दी जाए तो सेम डिस्टेंस 12 घंटे में कवर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस बतानी। देखो सिंपल सी बात, स्पीड जो भी थी उससे 16 घंटे में ट्रेवल हो सकती थी दूरी। अब हम स्पीड को 20 से बढ़ा दे रहे हैं तो अब 12 घंटे में ट्रेवल हो रही है, यानी स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 चौको 16, 4 तिया 12, यानी 4s बराबर 3s + 60, यानी स्पीड कितनी थी 60 थी। स्पीड 60 से कोई टाइम 16 घंटे में अगर दूरी ट्रेवल हो रही है तो दूरी कितनी हो जाएगी 60 × 16। देखो साइड ए बी और ए बी सी की प्रोड्यूस की जाती है डी और ई तक। देखो ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इस भुजा को यहां तक बढ़ाया गया और इस भुजा तक यहां तक बढ़ाया गया, यानी कि दिस वन इज ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी को डी तक बढ़ाया गया, ए सी को ई तक बढ़ाया गया। आपको बाइसेक्टर सीबीडी यानी एक्सटर्नल बाइसेक्टर इन दोनों के ड्रॉ किए गए और ये दोनों एक दूसरे पे पी पे मिलते हैं। आपको एंगल ए बराबर 72 दिया गया, तो पी की वैल्यू बतानी। ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलते हैं तो अगर ये थीटा हो तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का कोण होता है 90 - θ/2, यानी 90 - 36, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। कैसे होता है आपको पता है, ये बी है तो 180 - बी, इसका आधा 180 - बी का आधा 90 - b/2, ऐसे ये 90 - c/2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 - बी + c/2 होगा, ये होगा। अब इसको 180 में से घटाएंगे तभी तो ये कोण मिलेगा, यानी 180 में से घटाएंगे तो b + c/2 मिल जाएगा। और b + c को हम क्या लिख सकते हैं 180 - a/2, तो यहाँ से 180 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 90 - a/2 हो जाए, निकाल सकते हैं, मतलब आप डिराइव भी कर सकते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा इतना इतना दिया गया, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपको पता है ax² + bx + c बराबर 0 हो तो सीधी तरह 4 से x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a, ऐसा तो होता है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यहाँ sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी वी कैन से फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट sin थीटा बराबर -b यानी कि 4√3 + √b², 4√3 का स्क्वायर यानी 48, -4ac, 4 चौको 16 3 48 और बटे 2a यानी कि 8, यानी 4√3 0 हो जाएगा ये, और बटे 8 यानी कि √3/2। साइन थीटा बराबर √3/2 है, प्लस माइनस माइनस तो होगा नहीं क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में, साइन थीटा बराबर √3/2, थीटा बराबर 60 डिग्री। अगर माइनस वाला होता तब ये वाला अलग होता। एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 40% वोट मिलते हैं, बट वो दूसरे कैंडिडेट से 298 वोट से आ जाता है। अगर वो 40 पाता है दूसरा 60 पाएगा, यानी डिफरेंस 20%, 20% बराबर 298, तो 100% 5 गुना हो जाएगा 298 का। 298 का 5 गुना करने के लिए 300 का 5 गुना करके उसमें से 10 घटा लो, यानी 1500 में से 10 घटाएंगे 1490। कहा गया कि एक दुकानदार है जो 195 किलोग्राम चावल 10,260 का बेचता है, गेहूं 10,260 का बेचता है, उसे 4.5 रुपए पर किलोग्राम का फायदा होता है। तो 1 किलोग्राम का पहले विक्रय मूल्य निकालो, 10,260 में बेचता है 195 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना होगा, बटे में 195 लगाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से 39 हो जाएगा, 5 से काट देते हैं 5 दूनी 10, ठीक है 20 हो गया, 5 पंचे और 5 दूनी 10, ये ठीक है एकदम क्लियर, ठीक है। अब देखो 3 से काट देते हैं, ये 13 हो गया, 3 से काटेंगे 3 छके 18, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, यही तो हो गया। 13 से काटते हैं, 13 पच्चीस 65, 3 34, 13 दूना 26, ठीक है 13 पच्चीस 65, 3 34, 13 दूना 26, 8 13 छक 78, यानी कि 52 रुपए 60 पैसे लगभग 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य पड़ा। इसमें बेचने पे 4.5 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इससे 4.5 रुपए घटा देंगे, इससे 4.5 रुपए घटाओगे तो कितना हो जाएगा 48 रुपए 10 पैसे का लगभग 1 किलोग्राम पड़ेगा। अब 15 किलोग्राम का क्रय मूल्य पूछा गया था, तो 15 चौको 60, 600 हो गया, 15 अट्ठे 120, 620 और 620 और 1.5 621.5, जो कि सबसे करीब है 722 के, आप आराम से निकाल सकते थे। ए बी और सी डी किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो प्रोड्यूस करने पे पी पे मिलती हैं। देखो एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी बाहर मिलाने पे ये पी पे मिलती हैं, ये मान लो यहाँ पे पी पे मिल रही हैं, ठीक है ए बी सी डी ये पी पे मिल रही हैं। आपको ए बी बराबर 6 दिया गया, सी डी बराबर 3 दिया गया, पी डी बराबर 5 दिया गया, पीबी की लंबाई आपको सेकंड थ्योरम पता होगी कि पीबी बाहरी भाग जीवा छेदक रेखा गुणे पी ए बराबर पी डी गुणे पी सी। अब आप रख दो पीबी 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 की वैल्यू निकालनी है गुणे पी ए x + 6 बराबर पीडी, पीडी कितनी है 5 और गुणे 5 3 8, 5 3 8,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 बराबर 0। तो एक्स की क्या वैल्यू रखें, 4 चौको 16, 6 चौको 24 यानी एक्स बराबर 4 सेटिस्फाई कर गया। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, सेंटर दिए गए दो वृत्तों के 60 मीटर पे उनकी त्रिज्याएं दी गई, तो आपको निकालना है स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशियो। देखो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का रेशियो लेना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले इसका लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जहां पे डी इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है और R1 R2 रेडियाई है। सिमिलरली डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ये करेंगे तो ये दूसरी। अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना था। व्हाट विल डू इज डी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे मिला 60 का स्क्वायर माइनस 32 माइनस 20 यानी कि 12 का स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर 60 का स्क्वायर माइनस 32 प्लस 12 जो 32 प्लस 20 52 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर से हर जगह डिवाइड कर सकते हैं यानी ये बचेगा 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बचेगा 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। बस ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, तो ए प्लस बी 18 ए माइनस बी 12, यहाँ पे 28, यहाँ पे 2 2 से कटा 2 छगे 12, 2 से कटा 3, 2 से कटा ये 14 हुआ, 2 से कटा 7, 2 से कटा 9, तो 27 बटे 7, 27 का वर्गमूल 3√3 और बटे ऐसे कर लो 7, तो यानी कि 3√3 रेशियो 7 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बस याद होना था, बाकी कुछ नहीं था। एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन इतना दिया गया, इसको 8 आइडेंटिकल पीसेस में 3 कट से काटा गया, टोटल सरफेस एरिया निकालना। देखो 8 आइडेंटिकल पीस में काटना है। देखो पहले क्यूबॉइड बनाता हूँ, एक क्यूबॉइड बनाता हूँ जो आपको समझना पड़ेगा कि 8 आइडेंटिकल पीस में काटने के लिए आपको कैसे काटना पड़ेगा। देख एक लंबाई के हिसाब से काट दिया गया यानी एक कट ऐसे लगा दिया गया लंबाई के हिसाब से, ठीक है। एक कट मान लो ऐसे लग गया, ये लंबाई के हिसाब से, देखो दो पार्ट हो गए, लंबाई के हिसाब से काटा। एक चौड़ाई के हिसाब से काट देते हैं, एक चौड़ाई के हिसाब से काट देते हैं, चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से, सॉरी ये ऊंचाई के हिसाब से हम काट रहे हैं। ये ऊंचाई के हिसाब से काट दिया हमने, ठीक है, ये ऊंचाई के हिसाब से कट गया। अब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कट गया। अब हम क्या काम करते हैं, ये लंबाई के हिसाब से कट गया, चौड़ाई के हिसाब से कट गया, मतलब लंबाई के हिसाब से कट गया, ऊंचाई के हिसाब से कट गया, अब चौड़ाई के हिसाब से काटते हैं। देखो चौड़ाई के हिसाब से कैसे काटेंगे, एक मिनट रुक जाओ, चौड़ाई के हिसाब से काटते हैं। ये अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, चौड़ाई के हिसाब से आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। ये देखो चौड़ाई के हिसाब से भी कट गया। अब आपको कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी, आपने कहा इसको मैं थोड़ा सा और बारीकी से दिखाऊं आपको, अगर आपको तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक सीधी रेखा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो अब आपको दिखेगा अभी, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो अब आपको क्लियर दिख रहा है, यानी कि हमने लंबाई के परिता काटा, चौड़ाई, यानी अगर हम 8 टुकड़ों में काटेंगे, अब देखो ये 8 टुकड़े हो जाएंगे, एक बार काटोगे 2 टुकड़ा, फिर से काटोगे 4 टुकड़ा, फिर से काटोगे 8 टुकड़ा हो जाएगा, नहीं जितने टुकड़े काटते जाओगे उतना गुना होता जाएगा। अब हमने कहा इससे क्या होगा कि लंबाई आधी हो जाएगी, चौड़ाई आधी हो जाएगी, ऊंचाई जो छोटे छोटे मिलेंगे उनकी लंबाई 20 का आधा 10 हो जाएगी, चौड़ाई 12 का आधा 6 हो जाएगी और ऊंचाई 10 का आधा 5 हो जाएगी, ठीक है। आपसे कहा कि व्हाट विल टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पीसेस। अब एक का पीस का अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ऐसे कितने पीस बने 8, तो उनका सबका टोटल सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। अब आप 8 गुणे 2 LB 10 छक्के 60, 6 पंचे 30, 5 दाम में 50 30 80 60 140 दूना 280 गुणे 8, 8 गुणे 28 224, 224 के बाद जीरो लगाना। तो आपको बस ये समझाने के लिए किया कि 8 टुकड़े कैसे कटेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की प्रथा काट देंगे, सिंपल सी बात, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगा। एवरेज अटेंडेंस पब्लिक लाइब्रेरी में संडे को इतना है, बाकी अलग दिन इतना है, तो आपको बताना है पर डे 30 महीने में कितना। देखो अगर कोई चीज संडे से स्टार्ट होता है, कोई महीना और 30 दिन का है, तो उसमें संडे 5 बार आएगा और मंडे भी 5 बार आएगा, ठीक है, और बाकी के सारे दिन 4 बार आएंगे, यानी रिमेनिंग डेज 4 बार आएंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि संडे केवल 5 बार आना है 30 दिन में, बाकी सब संडे 5 बार आएगा, बाकी सबका जब औसत समान है तो चाहे 5 बार आए चाहे 4 बार आए, यानी संडे को 410 लोग आते हैं, बाकी दिन 230 दिन आते हैं, यानी बाकी दिन 230 लोग आते हैं। आपको बताना है औसत उपस्थिति। अब आप देखो संडे 5 है, बाकी सब 25 है, तो 410 230 का रिजल्टेंट क्या होगा, अगर इनका रेशियो 5:25 के रेशियो में यानी 1:5 के रेशियो में है। अब देखो
410 और 230 का डिफरेंस 180, रेशियो का योग यानी 6 रेशियो में डिवाइड करना है 180 को, यानी 1 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर 30, तो 230 में 30 जोड़ देंगे यानी कि 260 इनका एवरेज हो जाएगा। ठीक, या 150 410 में से घटा दो या 30 इसमें जोड़ दो, क्योंकि 260 देखो 230 x में से घटने के बाद ये 30 देता है, तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर 410 में से x घटता है तो 150 आता है, ऐसे कर सकते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। आप देखो करली ब्रेकेट कहां पे है, इतने में करली ब्रेकेट 15/24 5/8 गुड़े 8, ये 5 हो गया, प्लस 7×6 = 42, 42 और 200 242, 242 गुड़े 8/11 27, यानी कि 27 गुड़े 242 और बटे 11 लिखा हुआ है। 11 से कटेगा 22 हो जाएगा, 22 गुड़े 27, 22 गुड़े 30, 660 में से 66 घटाना यानी 594, 594 और 5 599। आपसे अगले प्रश्न में क्या कहा गया, दो संख्या 30% और 40% ज्यादा है तीसरी संख्या से, तो आपको दूसरी संख्या और पहली संख्या का रेशियो निकालना। देखो 100 अगर तीसरी संख्या है तो पहली संख्या 130 होगी, दूसरी संख्या 140 होगी। अब दूसरी संख्या का पहली संख्या से रेशियो यानी 140 130 का रेशियो 14:13 लगे। ये प्रश्न आप कहेंगे इतना आसान नहीं, देखो ऑप्शन में देखो 13:14 भी दिया गया, तो कुछ लोग गलती से 13:14 मार्क भी करेंगे। ताकि एक सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन दो साल में और 2130 इतना 3.5 साल में। तो आपको बताना अमाउंट प्रिंसिपल वाला और इंटरेस्ट रेट बताना। देखो 2 साल में हुआ 1860, 2 साल में हो गया था 1860, हमने 1.5 वर्ष के लिए और इन्वेस्ट करा था, यानी 3.5 वर्ष में ये कितना हो गया 2130। ये 2130 कैसे हुआ, आपने कहा 270 रुपए ब्याज मिला। देखो 1860 से अगर 2130 होना था तो 270 रुपए ब्याज मिला, कितने साल का, 1.5 साल का। 1.5 साल में अगर 270 रुपए ब्याज मिलता है तो एक साल का कितना हो जाएगा, 270 बटे 3/2 यानी कि 180 रुपए एक साल का ब्याज, 180 रुपए एक साल का ब्याज हमारा आ गया। अब देखो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 360, 360 मिलने के बाद कोई राशि अगर 1860 होती है यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1500, प्रिंसिपल हो गया 1500, प्रिंसिपल आ गया। अब 1500 रुपए पे अगर एक साल का ब्याज 180 रुपए मिलता है तो कितना परसेंट, 180 बटे 1500 गुणे 100 यानी कि 180 बटे 15 यानी 12%, तो आपका दोनों निकल के आ गया। एक कोट है फेस वैल्यू इतना है, इतने में बेची जाती है, डिस्काउंट कितना दिया गया, 145 वाली को अगर 127.6 में बेचा गया यानी कितने का डिस्काउंट दिया गया, 17 रुपए 40 पैसे, कितने पे 145 पे, तो कितना परसेंट हुआ, गुड़े में 100 लगा देंगे यानी 1740 में डिवाइड करना, 5 से काटेंगे 29 से काट दो, 29 पंचे 145, 29 छक्के 60 हो जाएगा, 5 से 60 कटेगा 12 आ जाएगा। 21 पेंसिल 9 पेन का क्रय मूल्य दिया गया, 21 पेंसिल 9 पेन का क्रय मूल्य 276 है, 6 पेंसिल प्लस 3 पेन, पेंसिल लिख देता हूं, इसका क्रय मूल्य 84 रुपए है, तो एक पेंसिल एक पेन का क्रय मूल्य बताओ। अब पहले 3 से काट लो, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 92 हो गया। 7 पेंसिल प्लस 3 पेन का क्रय मूल्य 92, 6 पेंसिल प्लस 3 पेन का 84, तो घटाओ, तो यहाँ पे 3 पेंसिल 3 पेन कट जाएगा यानी कि आपका हो गया एक पेंसिल का क्रय मूल्य 8 रुपए, एक पेंसिल का 8 रुपए हो गया। अब एक पेंसिल का क्रय मूल्य 8 रुपए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं यानी 48 प्लस 3 पेन बराबर 84, यानी 3 पेन का 26 कितना हो जाएगा 36 रुपए, यानी एक पेन का 12 रुपए। देखो यहाँ पे पुट कर दिया तो 48 प्लस 3 पेन बराबर 84 यानी 3 पेन बराबर 36, तो पेन 12 पेंसिल 8 की दोनों मिलके 20 रुपए की। अगला प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज है जिसमें मैथमेटिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, फिजिक्स में कितने, बायोलॉजी में कितने हैं और कितने बॉयज कितने गर्ल्स, ये दिया गया। अगर रेशियो ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, गर्ल मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ बॉयज इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, इनका रेशियो निकालना। अब देखो सबसे पहले समझो, आपको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में गर्ल्स का, फिजिक्स और बायोलॉजी में बॉयज का ये रेशियो बताना है। अब देखो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 840 में कितनी गर्ल्स है 40%, यानी 840 का 40% निकालोगे 84 गुणे 4, प्लस केमिस्ट्री में गर्ल्स 220 का 70% यानी 22 सत्ते 154 गर्ल्स इधर हो गए, डिवाइडेड बाय बॉयज किसमें, फिजिक्स और बायोलॉजी में, फिजिक्स और बायोलॉजी 450 का 70% बॉयज है, 450 का 30%, 135 घटा देंगे यानी कि 315 बॉयज इधर हो गए और 200 का 20% बॉयज यानी 40 बॉयज इधर हो गए, इन्हीं का रेशियो निकालना। 84 गुणे 4 कितना हो जाएगा 320 और 16 336, 336 और प्लस 154 436, 436 में 54 जोड़ेंगे 490 हो जाएगा। 490 का रेशियो निकालना है किससे, 490 का रेशियो निकालना 355 से, 5 से काट दो, 5 से कटेगा 71 हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 98 हो जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा। शॉर्टेज हो गया वर्कर्स का, एक कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 25% घट जाता है, ठीक है, ताकि कितने वर्किंग आवर्स इंक्रीज करें ताकि ओरिजिनल आउटपुट मिले। देखो ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, हमने क्या कहा कि कोई चीज 100 था वो 25 हो गया, वो 25% घट गया यानी 75 से फिर से 100 जाना है, ठीक, तो आपको 75 से फिर से जाना है, तो आपको बताना है कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखो आपने तो ये सीधे कह दिया कि कोई चीज 100 से 25% घटा यानी 75 हो गया, 75 से 100 जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा,
कितने पे 75। वर्किंग आवर्स से कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि बढ़ाना है 75 को 100 पहुंचाना है, यानी 1/3 हिस्सा बढ़ाना है, 33 से 1/3% बढ़ाना है। एक स्टूडेंट ने 5 अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम दिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये दिया गया कि कितने आवर्स हार्डवर्क करता है किस सब्जेक्ट पे, यानी 16 आवर्स वो पढ़ता है तो कितना परसेंट टाइम किसको देता है, और उसके 400 मार्क्स मिले हैं तो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है। तो कहा कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गेट द हाईएस्ट आउटकम ऑफ हार्डवर्क। अब देखो यहां पे 5, सबसे पहले इंग्लिश से कैलकुलेट 5%। यहां पे मैं लिखता हूं टाइम, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए टाइम लिखता हूं, और यहाँ पे टाइम का आउटपुट यानी कि कितना परसेंट स्कोर मिला, ठीक है। आपसे पूछा कि सबसे हाईएस्ट आउटकम कहा था, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का देखना, मैथ्स की बात करें तो 40% आउटपुट पे 21% मार्क्स, 40% टाइम लगा 21% मार्क्स मिला, यानी 21/40 कितना आउटपुट है, ये आउटपुट है पर मतलब आर्स, ठीक है। आपसे कहा कि साइंस में देखो, साइंस में वो 20% आउटपुट देता है तो 20% इनपुट देता है तो 18% मार्क मिलते हैं, 20% इनपुट देता है तो 18% मार्क मिलते हैं, यानी कि 18/20, या हम कह सकते हैं कि 36/40 इसका है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स इज रिटन राइट हियर, 10% का अगर टाइम में इनपुट देता है तो मार्क्स 19% मिलते हैं, यानी कि 10 यहाँ 19 यहाँ, तो 19/10 यानी कि 76/40। एंड अगर हम इंग्लिश के लिए कैलकुलेट करें तो इंग्लिश में हमने कितना दिया है टाइम, इंग्लिश कहाँ है, इंग्लिश में हमने 5% टाइम दिया और 20% स्कोर आया, 5% टाइम दिया 20% स्कोर है, चार को लिख सकते हैं 160/40। तो हाईएस्ट आउटपुट कहाँ मिला यहाँ, क्लियर। पर घंटे अगर मेहनत करी गई तो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सा देता है, इंग्लिश, ऐसा रियलिटी में नहीं। रीना और रिया एक साथ कार्य करें तो 36 दिन में, रिया और गीता करें 54 दिन में, और ये दो और रीवन्ना और गीता करें तो ये 81 दिन में। तो रीना अकेले, अब देखो मैं लिखा रीना ऐसे लिख लिया, और रिया ये मिलके 36 दिन में, राइट। रिया और गीता की बात की गई, रिया प्लस गीता मिलके 54 दिन में, राइट। और आपको दिया गया रीना और गीता, ये दोनों मिलके 81 दिन में। अब हम क्या काम करते हैं, 36, 54 और 81 का एलसीएम निकालते हैं। तो 9 से डिवाइड करेंगे 4, 9 से डिवाइड करेंगे 6, 9 से डिवाइड करेंगे 9, एक बार बाहर आ गया, 4 6 का रेशियो 12 हो गया, 4 6 और 9 का रेशियो कितना हो गया, 12 3 36 हो गया, यानी टोटल रेशियो आ गया 9 × 36। हम मान लेते हैं टोटल वर्क 9 × 36, तो ये 36 दिन में 9 × 36 एक दिन में 9, ये 54 दिन में तो आप कहेंगे ये एक दिन में 6, और ये 81 दिन में तो एक दिन में 4 करेंगे। देखो 81 दिन में 9 × 36 तो एक दिन में, तो अगर तीनों को जोड़ेंगे तो रीना 2 बार आ जाएगी, रिया 2 बार आ जाएगी, और गीता भी 2 बार आ जाएगी, तो 9 6 15 4 19, यानी कि तीनों मिलके रीना, गीता और रिया मिलके कितना 19 का आधा, यानी कि 9.5, तीनों मिलके 19, तीनों मिलके उनका 2 × 19 तो 1 × 9.5। अब आपको किसका निकालना था, रीना के लिए। अब गीता और रिया वाला रख दो, गीता और रिया एक दिन में 6, ये 6 रख देंगे तो रीना का काम आ जाएगा 3.5 यूनिट, एक दिन में 3.5 यूनिट करती है, इसको 9 × 36 यूनिट करना है, तो टाइम कितना लगेगा, 9 × 36 बटे 3.5, यानी कि 7 और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18, ऐसे कर दो 18 × 36, 18 × 36 करने 18 का स्क्वायर 324, 324 का 3 गुना, 324 का 3 गुना 972 बटे के 7 लिखेंगे, 7 से काटो, नहीं 972 नहीं होगा, 324 का 2 गुना रखना था, 3 गुना नहीं, तो ये हो जाएगा 648 बटे के 7, तो 7 9 63, 7 दूनी 14, सही 4/7। क्लियर। एक वस्तु का आकार इतना है, इतने बॉक्स में कितनी वस्तुएं पैक करी जा सकती हैं, तो आप कहेंगे इसका वॉल्यूम बटे में छोटे वाले वस्तु का वॉल्यूम, 9 से कटा 7 हुआ, 6 से कटा 7 हुआ, 3 से कटा 7 हुआ, 7 7 49 7 343 वस्तुएं रखी जाए। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, एसी और बीडी डायगोनल है, ठीक है। देखो हम मान लेते हैं एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, हमें नहीं दिया गया कैसा है, वर्ग है, रोम्बस है, कुछ भी है, हमें नहीं दिया गया। एसी और बीडी, एसी ये देखो एसी और बीडी, ठीक है, एसी और बीडी इसके डायगोनल्स है, एसी और बीडी इसके डायगोनल्स है, यानी मान लो ये एसी है और बीडी डायगोनल इस प्रकार से है, ये बीडी डायगोनल है, ठीक है। बीडी की लंबाई 20 है, बीडी की लंबाई 20 है। त्रिभुज ए बीडी और बीसीडी की ऊंचाइयां क्रमशः 6 और 8 है। देखो एबीडी की ऊंचाई, एबीडी की ऊंचाई यानी कि ये वाली ऊंचाई कितनी दी गई 6, और बीसीडी की ऊंचाई कितनी दी गई, ये कितना है 8। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता। अब देखो सिंपल सी बात समझ, अगर कोई डायगोनल दे दिया जाए एक त्रिभुज का और उस पे डाले गए लंबों की माप दी जाए, तो इस पे डायगोनल बीडी पे एक शीर्ष से डाला गया लंब H1 है, दूसरे शीर्ष से डाला गया लंब H2 है, दो डायगोनल, दो शीर्ष तो दो वर्टिक्स तो आपके डायगोनल में यूज हो जाएंगे, और बाकी के जो दोनों बचे उससे उस पर लंब ड्रा किया गया, उसकी लंबाई H1 H2। तो जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है, ये मैंने स्टार बेच में बहुत डिटेल में बताया, हाफ इंटू H1 + H2
इंटू डायगोनल। ये कैसे आता है, ये अगर आपको कहीं भी फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, और ऐसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार ये है, ऊंचाई है, बस वही करके जोड़ देना। तो h1 प्लस h2 और का हाफ का bd। अब देखो यहाँ पे पुट कर दो, फटाफट फटाफट पुट कर, यानी हाफ गुणे 20 और गुणे 6 धन 8 यानी कि 14, तो 14 धाम में 140 आपका आंसर, राइट। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, कुछ भी k की वैल्यू निकालनी है। 42 में 3 से डिवाइड करेंगे 14, 14 प्लस 3k माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया 14, 14 प्लस 3k प्लस 2 बराबर 28, 3 के बराबर 12, के बराबर 4 हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न। ये जो चार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है सेल ऑटोमोबाइल का, ठीक है। टू व्हीलर कितने सेल होते हैं, पैसेंजर व्हीकल कितना, कॉमर्शियल व्हीकल कितना सेल होता है, अलग अलग सालों में दिया गया। अब आपको क्या निकालना उस पर आता है। दिख रहा है डेटा, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आपसे कहेंगे नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल सोल्ड इन 2012, कॉमर्शियल व्हीकल यहाँ 2012 में सेल कितना, 0.8 लिख दिया। वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2011, 2011 में हर साल बेचे गए व्हीकल, तो 11.8 तो टू व्हीलर है, 2.5 और यानी कि ये कितना हो गया 14.3, और 14.3 और 0.68 यानी कि 14.98 टोटल व्हीकल बेचे गए हैं 2011 में। तो 2014.98 का ये कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 8 बटे 80 बटे 1498 लिख लेंगे, 1498 गुणे का 100 लगा देंगे, तो आप ये डबल जीरो लगा दो, इसको लगभग 1500 मान, ठीक है, लगभग 1500 मान। अरे यही तो करा मैंने, 80 बटे 1498 था, 100 का गुणा कर दिया, देखो यही तो था। अब यहाँ से 100 हटाया, डबल जीरो लगाया, इसको 1500 लगभग मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1500, ये जीरो कटा, ये जीरो, 15 से 80 बटे 15 यानी कि 80 बटे 15 लगभग 16 बटे 3 हो जाएगा, यानी कि 5.33 के करीब आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये लास्ट कौन सा अनुपात सबसे अधिक है, सबसे अधिक वाला बताना, एकदम हाईएस्ट, विच रेशियो इज द हाईएस्ट। 2/3 का मतलब कितना होता है 0.67, राइट, 0.67। ये 2.67 हो गया, ये 0.2 हो गया, और ये 3.75 हो गया, 1.75। तो आपको हाईएस्ट बताना था, सबसे बड़ी वैल्यू डेसिमल जिसकी होगी वही रेशियो सबसे बड़ा होगा। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस, आज जो 31st शिफ्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, वंदे मातरम एंड जय हिंद। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी प्लेलिस्ट शोन हियर, यू कैन क्लिक एंड वॉच।